हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक तो बिल्कुल देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने सेल चैप्टर का सेकंड लेक्चर डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ सेल डिस्कस किया था। आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आज के लेक्चर से नीट में आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो पहले पेज में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट नाम है कि बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा और PPLO फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर भी बेसिकली जो दिमाग में बात रहती है कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब बैक्टीरिया ही होता है। इन जनरल बैक्टीरिया से ही माने जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और PPLO भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं। एक क्वेश्चन, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात यह है कि ये छोटी होती है, स्मॉलर होती है। किसके रेस्पेक्ट में? यूकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में। लेकिन बट मल्टीप्लाई रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। किसी यूकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में प्रोकैरियोटिक सेल का साइज तो छोटा होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल या स्पेशली अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल या हम बैक्टीरिया की बात करें तो वेरिएशन होता है इसके शेप और साइज में। फिर भी बैक्टीरिया में 4 बेसिक शेप होते हैं। 4 बेसिक शेप हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो 4 बेसिक शेप में पहला होता है बैसिलस, दूसरा होता है कॉकस, तीसरा होता है वाइब्रियो और चौथा होता है स्पाइरलम। मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप और ये इस टाइप के देखने में मिलते हैं। कॉकस का मतलब होता है स्फेरिकल और ये इस टाइप के देखने को मिलते हैं। विब्रियो की बात करें तो ये कामा शेप होते हैं और कामा की बात करें तो ये इस टाइप के होते हैं। और स्पाइरलम की बात करें तो स्पाइरल शेप होते हैं और ये कुछ ऐसा शेप होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के शेप देखने को मिलते हैं: बैसिलस, कॉकस, विब्रियो और स्पाइरलम। रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, कामा शेप और स्पाइरल शेप। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली तो सिमिलर होती हैं,
बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, चाहे पीपीएलओ हो, बेसिक स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है न्यूक्लियस का ना पाए जाना, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का ना पाए जाना, ये सब पहचान है किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, फंडामेंटली सिमिलर होता है, लेकिन हमको वेरिएशन मिलेगा इसके स्ट्रक्चर में भी और इनके फंक्शन में भी। ठीक है, जैसे जैसे आप याद रखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ऑल प्रोकैरियोट, सभी प्रोकैरियोट में क्या होती है, बाहर की तरफ पाई जाती है सेल वॉल, जो किसको सराउंड करेगी, सेल मेम्ब्रेन को, दैट सराउंड सेल मेम्ब्रेन। ये सबके लिए लागू है, बस ये बात आप याद रखेंगे, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये सेल वॉल है और मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल सब में पाई जाएगी। ये क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल सभी प्रोकैरियोटिक में पाई जाएगी, बस किसको छोड़ के, माइकोप्लाज्मा। तो याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा में क्या है, लैक सेल वॉल, ये बात याद रखिएगा और इसके नीचे नीट लिख लीजिए। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि माइकोप्लाज्मा की क्या खास बात है, तो दो खास बात याद रखेंगे, एक तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है और दूसरा ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं कि ये सेल वॉल है, ठीक है, तो सेल वॉल के नीचे क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तीसरी खास बात यह है कि उसके अंदर अंदर सेमी फ्लूइड या फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, मान लेते हैं कि ये हमको मिल गई सेल वॉल, ये मिल गई सेल मेम्ब्रेन और ये मिल गया साइटोप्लाज्म, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन ये इससे खास बात जरा देखो, इसके खास बात यहाँ क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो पाया जाएगा। तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नैक्ड होता है। कैसे देखो, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में एक लॉन्ग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ये जो लॉन्ग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसे हम लोग जीनोमिक डीएनए कहते हैं। जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, लॉन्ग सर्कुलर डीएनए होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और यही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन चूंकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो किस स्थिति में होगा,
तो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो नैक्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नैक्ड जेनेटिक मटेरियल किस में पाया जाएगा? किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, तो इसका जो मेन डीएनए होता है उसको हम लोग जीनोमिक डीएनए कहते हैं। इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, याद रखेंगे, ये न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, ये लॉन्ग होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसको हाँ सिंगल भी होता है, और बात याद रखेंगे, ये एक ही पाया जाता है। नंबर की बात है, स्ट्रैंड की बात नहीं है। सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है, स्ट्रैंड तो डबल होते हैं, बस एक होता है। तो सिंगल होता है, लॉन्ग होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसी को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। ये नैक्ड होता है क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया में, बहुत सारे बैक्टीरिया में क्या होता है, जरा देखिएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया में इस डीएनए के अलावा, इस डीएनए के अलावा, मतलब जीनोमिक डीएनए के अलावा क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मिड डीएनए किस में मिलता है? मेनी बैक्टीरिया मिलता है, एक क्वेश्चन। दूसरा, ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है। एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है। इसकी खास बात करें तो ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक्स्ट्रा जीनोमिक भी होता है, स्मॉल सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। मेनी बैक्टीरिया, ये बात दिमाग में रखेंगे, मेनी बैक्टीरिया में है, आल बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, इसके बारे में 2 क्वेश्चन हमको और याद रखने हैं। कौन से, जरा देखते हैं। प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए जिस भी बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए जिस भी बैक्टीरिया में पाया जाता है, उस प्लाज्मिड डीएनए की खास बात क्या होता है? तो ये किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में बहुत यूनिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कराता है। तो ये क्या कराता है? यूनिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। और ये यूनिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है क्या? तो वास्तव में ये यूनिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया जो होता है, उसका जो जीन होता है, उसका जो जीन होता है वो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए पर। तो कहोगे हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, इसको आर जीन भी कहते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। दूसरा, एनसीईआरटी में लिखा है कि हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, उसको हायर क्लास बहुत दूर नहीं जाना है। 12th वाली एनसीईआरटी की ही बात है। 12th वाली एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का एक और यूज होता है। क्या? तो उसको वहीं समझेंगे, यहाँ केवल याद रखेंगे। इसकी मदद से हेल्प टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ये क्या होता है? तो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में, जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और
ये मान लेते हैं कि फॉरेन डीएनए है। तो अगर फॉरेन डीएनए को इस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराओगे तो बैक्टीरिया में कुछ चेंज आ जाएगा। उस चेंज को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको पता करने में किसका रोल होता है, प्लाज्मिड का कैसे रोल होता है, वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आप दो चीज़ें रट लेंगे। किसी भी बैक्टीरिया में जिसमें प्लाज्मिड डीएनए है वो उस बैक्टीरिया में यूनिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देता है, जैसे रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। और दूसरा, ये मॉनिटर करता है क्या, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए। उसको मॉनिटर करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये हम लोग 12th वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, अगर हम लोग किसी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। नहीं पाया जाता है क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। लेकिन ये सब चीजें पाई जाती हैं किसमें, यूकैरियोट में। तो किसी यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस है, लेकिन किसी प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ना ही क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी खास बात यह है, लेकिन प्रोकैरियोट में एक चीज है जो यूकैरियोट में पाई जाती है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दोनों में पाया जाता है। दोनों का मतलब ये प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ये पाया जाता है। कौन सा, तो आंसर देंगे राइबोसोम। लेकिन 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 प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ना कुछ तो विशेष होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में विशेष क्या है, यूनिक क्या है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिक बात पूछें तो दो बातें आप याद रखोगे, एक इंक्लूजन बॉडी क्या होता है अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और दूसरी बात याद रखोगे मीसोसोम। ये दो बहुत स्पेशल चीजें हैं, जो विशेष चीजें हैं, किसमें पाई जाती हैं, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में या क्या, बैक्टीरिया में। अब मीसोसोम क्या है, तो वैसे मीसोसोम के बारे में इस वाले पैराग्राफ में दो बातें लिखी हैं कि ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब समझ लीजिए, मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, तो इसी सेल मेम्ब्रेन में कुछ बदलाव आता है। तो बदलाव कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं, इस टाइप के कुछ बदलाव आते हैं। जो चेंजेज आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ये वास्तव में क्या है, तो कहोगे इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की क्या है, इनफोल्डिंग है। तो एनसीईआरटी में जो पहला पैराग्राफ इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिया हुआ है, इसमें इतनी कहानी है। एक बार एनसीईआरटी से इसको देख लेते हैं, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये हेडिंग पड़ी हुई है प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आते हैं, तो कहोगे बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, और पीपी येलो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनेल। ये देखने में एसेंशियली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी तुलना में, किसी एक यूकैरियोटिक सेल की तुलना में। अगर हम इनके शेप और साइज की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं।
इसी नाते बैक्टीरिया में 4 बेसिक शेप होते हैं। कितने? 4 बेसिक शेप। और वो 4 बेसिक शेप कौन से हैं? बेसिलस, रॉड शेप, कॉकस, स्फेरिकल शेप, वाइब्रियो, कामा शेप और स्पाइरलम, स्पाइरल शेप। ठीक है, तो जनरल बात दी हुई है। लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है? फंडामेंटली सिमिलर, लगभग बेसिक बातें सेम। बेसिक बातें सेम होने का मतलब है कि जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, ये सब बातें क्या होती हैं? सेम होती हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत सारी वैरायटी है शेप में और क्या, फंक्शन में। जैसे जैसे आल यहाँ लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आल यहाँ लिखा हुआ है, सभी के सभी प्रोकैरियोट, आल प्रोकैरियोट में क्या होती है? सेल वॉल जो सराउंड करती है किसको? सेल मेम्ब्रेन को। बस ये एक्सेप्ट नहीं भूलेंगे, क्या? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फ्लूइड मैट्रिक्स जो अंदर भरा होता है उसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। यहाँ क्या नहीं होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसी नाते इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? नैक्ड होता है, मतलब नहीं घिरा हुआ होता है। किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कह रहा है जीनोमिक डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए है वो कैसा होता है? इसको सिंगल क्रोमोसोम कहा जाता है। याद रखिएगा, क्रोमोसोम होता नहीं है, इसको मानते हैं। इसको सिंगल क्रोमोसोम भी कह सकते हो, ये सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। कह रहा है जीनोमिक डीएनए के अलावा, इन एडिशन का मतलब उसके साथ साथ क्या? मेनी लिखा है, आल नहीं लिखा है। मेनी बैक्टीरिया में छोटा सा सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए पाया जाता है। इसी छोटे डीएनए का नाम क्या होता है? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है? तो कहोगे जीनोमिक डीएनए के एक्स्ट्रा है। किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है उसमें यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर आता है। जैसे जैसे देखो, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जो जीन है वो कहाँ पाया जाता है? तो आंसर देंगे प्लाज्मिड में। कह रहा है हायर क्लास, हायर क्लास का मतलब 12th में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? जो ये प्लाज्मिड है वो यूज होता है क्या? मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद क्या? फॉरेन डीएनए। ये कैसे? ये 12th में बायोटेक्नोलॉजी में इसको हम लोग समझेंगे। वैसे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती है। कोई भी ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट में पाया जाएगा वो कहाँ नहीं पाया जाएगा? प्रोकैरियोट। बस किसको छोड़ के? एक्सेप्ट राइबोसोम। क्यों? राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में कुछ न कुछ यूनिक होता है। किस फॉर्म में? तो या तो कहेंगे इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, और या तो क्या कहेंगे? मीसोसोम। अब मीसोसोम क्या है? तो अभी आप रटेंगे, मीसोसोम भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, या कहोगे ये इनफोल्डिंग है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। और ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? प्रोकैरियोट। तो मीसोसोम अभी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग दूसरी हेडिंग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और दूसरी हेडिंग क्या है? सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी अक्सर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आता है। तो हम लोग अब शुरू करेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसका मतलब देख लीजिए, होता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में या किसी प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल एनवेलप है उसमें तीन लेयर केमिकली कॉम्प्लेक्स
केमिकली कॉम्प्लेक्स 3 लेयर्ड एनवेलप पाई जाती है। जैसे सबसे बाहर जो होती है वो ग्लाइको कैलिक्स होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि आउटर मिडिल इनर क्या है। तो हम आउटर की बात करें, मिडिल की बात करें और इनर की बात करें, तो आउटर मिडिल इनर लेयर ग्लाइकोकाइलिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। इनकी खास बात ये होती है कि ये केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप होने का मतलब समझ लो क्या है। मतलब ये होता है कि जो ग्लाइकोकाइलिक्स है ये कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें से जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपो प्रोटीन की बनी है। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि जो सेल एनवेलप है वो कैसा होता है। तो कहोगे केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन से? ग्लाइकोकाइलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मिला करके क्या बना लेते हैं? सेल एनवेलप। वैसे तो इनके सबके अपने अपने डिस्टिंक्ट अलग अलग फंक्शन होते हैं, फिर भी तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? तो तीनों मिल करके सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन। तो सेल वॉल के जो सेल एनवेलप की अगर हम बात करेंगे तो पहली पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, 3 टाइटली बाउंड लेयर होती हैं, और वो टाइटली बाउंड कौन कौन सी? तो ग्लाइकोकाइलिक्स होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सबके अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है, और सेल मेम्ब्रेन लिपो प्रोटीन की बनी होती है। वैसे तो सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं, लेकिन स्पेशली मिल करके क्या करते हैं? तो प्रोटेक्टिव यूनिट। अब हमको सबको अलग अलग पढ़ना है, लेकिन सबको अलग अलग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया किस आधार पर? तो कहोगे ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल वॉल, और किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ रिस्पांस किसके अगेंस्ट? तो कहोगे स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग प्रोसीजर जो किसने डेवलप की थी? बाय ग्राम। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में सुन लेते हैं। इस आधार पर कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या अंतर है, और इस आधार पर कि बैक्टीरिया का स्टेनिंग प्रोसीजर में रेस्पॉन्स कैसा है, इस आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मतलब समझ लो क्या है। ऐसे बैक्टीरिया जो टेक करते हैं, टेक अप ग्राम स्टेन, जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं वो क्या होते हैं?
ग्राम पॉजिटिव, और जो ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं वो क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव। डू नॉट टू कप ग्राम स्टेन। हिंदी में ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर स्टेनिंग का कलर चढ़ जाता है। ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसीजर है वो अभी आपको डिटेल में पढ़ाई नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी इसमें ब्लू कलर की स्टेनिंग की जाती है। तो जिन बैक्टीरिया के ऊपर ब्लू कलर चढ़ जाता है, बैक्टीरिया ब्लू हो जाते हैं, उनको कहा जाता है कि वो ग्राम स्टेन पॉजिटिव हैं, और जिनके ऊपर ब्लू कलर नहीं चढ़ता है उनको कहा जाता है कि वो ग्राम स्टेन निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव का मतलब है कि जो ग्राम स्टेन ले लें और कॉलोनी ब्लू हो जाए वो पॉजिटिव, और जो ग्राम स्टेन ना लें वो कॉलोनी ब्लू ना हो। होता क्या है कि पहले ब्लू कलर चढ़ता है, लेकिन जब इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से या एसीटोन से वॉश करते हैं तो जिनके पास ब्लू कलर परमानेंट बना रहता है वो ग्राम पॉजिटिव, और जिनका वॉश हो जाता है वो ग्राम निगेटिव। तो अभी वो डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, फिर भी जो दिया उसको याद ही रखेंगे। इस आधार पर कि सेल वॉल में क्या अंतर है, इस आधार पर कि स्टेनिंग प्रोसीजर का रिस्पांस कैसा है, दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। जो ग्राम स्टेन लें वो ग्राम पॉजिटिव, जो ग्राम स्टेन ना लें वो ग्राम निगेटिव। ठीक है, अब सबके बारे में अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले हमको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ना है। ग्लाइकोकैलिक्स, तीन ही क्वेश्चन हमको इसमें याद रखना है। ये डिफर है, अलग अलग बैक्टीरिया डिफर इन कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड थिकनेस। एक क्वेश्चन तो ये याद रखोगे, अलग अलग बैक्टीरिया की ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और उसकी थिकनेस अलग अलग होती है। दूसरी बात ये याद रखोगे कि हो सकता है कि ये पाई जाए एज ए लूज सीथ, जिसको कहते हैं स्लाइम लेयर, लेकिन हो सकता है ये पाई जाए फाउंड एज थिक एंड टफ लेयर, और जिसको कहते हैं कैप्सूल। तो याद रखिएगा, इसका नाम कैप्सूल होगा या इसका नाम क्या होगा, स्लाइम लेयर होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये लूज सीथ के फॉर्म में है या थिक और टफ लेयर के फॉर्म में है। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और आया है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया या एडहेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये मदद करता है एडहेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किसी जगह अटैच करने में कौन सी लेयर, तो भाई जो सबसे बाहर की लेयर होगी वही तो मदद करेगी, जो कि थोड़ा सा स्लाइम जैसी होती है। तो एडहेशन ऑफ बैक्टीरिया में भी कौन सी है, तो आंसर देंगे क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन अगली अगर हम बात करें तो अगली है सेल वॉल। पहला बात याद रखिएगा, वैसे तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकान, पहला क्वेश्चन। दूसरी खास बात ये होती है कि ये शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो भी शेप है, जैसे ये रॉड शेप है या ये स्फेरिकल शेप है, शेप ऑफ बैक्टीरिया कौन मेंटेन करता है, तो आंसर क्या देंगे, सेल वॉल। तीसरा क्वेश्चन है, ये प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम कोलैप्सिंग या ब्रस्टिंग
कैसे देखो, मान लेते ये बैक्टीरिया है, अगर इसमें से वाटर निकल जाए, अगर बैक्टीरिया में से वाटर निकल जाएगा तो बैक्टीरिया कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ये कोलैप्स नहीं कर पाएगा क्योंकि रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। और अगर इसमें वाटर आ जाए तो बैक्टीरिया स्वेल करके रप्चर कर सकता है, ये रप्चर भी नहीं करेगा। तो बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से कौन बचाता है, क्या कहोगे, सेल वॉल। सेल वॉल में यही 4 क्वेश्चन हमको याद रखना है। एक तो शेप ऑफ बैक्टीरिया याद रखिएगा, दूसरा स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट याद रखिएगा, तीसरा कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग से बचाती है। फिर है सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो पहला सवाल ये है कि सेल मेम्ब्रेन में कॉमन क्वेश्चन है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एक क्वेश्चन तो ये याद रखेंगे। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर सेम एज यूकैरियोट। ये अच्छा सवाल है, इसको नहीं भूलेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कौन सी चीज सेम होती है, तो कहोगे सेल मेम्ब्रेन सेम होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही है जो किसी पर्टिकुलर सेल को इंटरेक्ट कराती है सराउंडिंग से। तो सेलेक्टिव एंड इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। बैक्टीरिया को अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट कौन करवाता है, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, कैसे, एज ए यूकैरियोट। मतलब यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेम होता है। चलो अब इस पैराग्राफ को भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट स्पेशली क्या, बैक्टीरियल सेल की बात करें तो पाया जाता है केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, तो टाइटली बाउंड कितनी 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन से, बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद क्या है सेल वॉल, और उसके बाद क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सभी लेयर का अपना क्या है, डिस्टिंक्ट फंक्शन है, लेकिन ये मिल के क्या करते हैं, तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, किस आधार पर, तो कहोगे डिफरेंस इन क्या, सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में क्या अंतर है, या सेल वॉल में क्या अंतर है, क्या, और किस प्रकार से ये रिस्पांस कर रहे हैं, स्टेनिंग प्रोसीजर जो किसने डेवलप किया है, ग्राम। ऐसे बैक्टीरिया जो ले लेते हैं क्या, ग्राम स्टेन, उनको क्या कहोगे, ग्राम पॉजिटिव। और ऐसे बैक्टीरिया जो नहीं लेते हैं उनको क्या कहोगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस क्या है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। ये हो सकता है लूज सीथ के फॉर्म में पाई जाएगी, इसी नाते इसका नाम स्लाइम लेयर होगा, लेकिन ये कुछ ही में होता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया में ये थिक होती है और टफ होती है, और इसको कहते क्या है, कैप्सूल। जो सेल वॉल है ये अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो, पूछा गया सवाल है, शेप ऑफ सेल या शेप ऑफ बैक्टीरिया, और यही स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, और ये बचाती है बैक्टीरिया को किससे, बस्टिंग से या किससे, कोलैप्सिंग से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, और ये मदद करती है इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड या सराउंडिंग। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो। लिखा है सिमिलर स्ट्रक्चरली दैट ऑफ क्या, यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे, कौन सी, मीसोसोम। ये मीसोसोम हेडिंग है, तो हेडिंग नहीं पढ़ी है, पैराग्राफ दिया हुआ है, तो अब लोग मीसोसोम हेडिंग अब पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मीसोसोम। तो पहले मीसोसोम के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी से देखते हैं। देखो क्या है,
मीसोसोम देखो है क्या। होता ये है कि मान लेते हैं कि ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो कुछ जगहों पर इनफोल्डिंग कर लेती है। इनफोल्डिंग ऑफ जो सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान सुनिएगा, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाती है। किधर की तरफ? साइटोप्लाज्म की तरफ। तो उसकी इनफोल्डिंग से होता क्या है कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनते हैं और इसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नाम मीसोसोम होता है। तो पहला सवाल तो ये याद रखो कि ये है क्या? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे बनता है? मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है। दूसरा, कैसे बनता है? फॉर्म बाई इनफोल्डिंग या एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टूवर्ड साइटोप्लाज्म। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं? तो इनका जो शेप होगा वो वेसाइकिल के फॉर्म में हो सकता है, ये ट्यूब्यूलर भी हो सकता है और ये लैमेली भी हो सकता है, ठीक है। उससे शेप से कोई बहुत मतलब नहीं है। बस काम की बात यह है कि मीसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या होता है। तो देखो, अगर हम फंक्शन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ मीसोसोम। फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहला काम है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। जब सेल डिवाइड करेगी, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया करेंगे, तो डीएनए का रेप्लिकेशन करना और उसको दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? इसी मीसोसोम की है। तीसरा जो फंक्शन है वो है हेल्प इन रेस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि यहां पाए जाते हैं रेस्पायरेटरी एंजाइम। एक खास बात, और दूसरी खास बात याद रखोगे, दूसरी खास बात ये है कि जो मीसोसोम है वो एनालॉगस है टू माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्रोकैरियोटिक सेल का जो मीसोसोम है वो एक दूसरे के क्या है? एनालॉगस है, ठीक। फोर्थ जो काम है वो है हेल्प इन सिक्रीशन और फिफ्थ जो काम है वो है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और उससे होगा क्या? इधर देखिए, अगर ऐसे सेल मेम्ब्रेन होगी तो सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन अगर कहीं ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग हो जाएगी, ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग हो जाएगी तो सरफेस एरिया क्या करेगा?
बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, चूंकि इसकी मेम्ब्रेन पर ही एंजाइम पाए जाते हैं, तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम का कंटेंट भी बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इंक्रीज इंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ जाएगा। इतने फंक्शन हमको याद रखना है, सेल वॉल बनाना, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, रेस्पायरेशन मदद करना, सिक्रीशन मदद करना, और सरफेस एरिया बढ़ा करके क्या बढ़ा देना, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ा देना। चलो इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। मीसोसोम के बारे में एक लाइन यहाँ लिखी है, तो इसको फिर से टिक कर लेते हैं। टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नाम क्या है, मीसोसोम, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है क्या, प्रोकैरियोट में, और ये है क्या, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक लाइन ये यहाँ से याद रखेंगे, और फिर दूसरी लाइन यहाँ दी हुई है, दूसरी लाइन यहाँ दी है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नाम क्या है, मीसोसोम, बनती कैसे है, तो एक्सटेंशन या इनफोल्डिंग ऑफ क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। इन एक्सटेंशन के शेप की बात करें तो ये वेस्किल, ट्यूब्यूलर या लैमेली के फॉर्म में हो सकते हैं। काम की बात करें तो ये हेल्प करते हैं किसमें, सेल वॉल, हेल्प करते हैं किसमें, तो आंसर देंगे सेल वॉल फॉर्मेशन, और क्या, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। आल्सो हेल्प इन किसमें, रेस्पायरेशन, और किसमें, सिक्रीशन प्रोसेस। ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साथ में क्या बढ़ जाएगा, एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, ये यहाँ से कुछ स्पेशल बात लिखी, क्या स्पेशल बात लिखी है कि कुछ प्रोकैरियोट में, कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, मान लेते हैं कि ये साइनोबैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें मीसोसोम के अलावा, इसमें मीसोसोम के अलावा एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम क्रोमैटोफोर है। तो याद रखिएगा, क्रोमैटोफोर किस में पाया जाएगा, साइनोबैक्टीरिया में या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। यहाँ वास्तव में क्या होता है, तो इसमें पाए जाते हैं पिगमेंट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है, या जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, तो आंसर देंगे क्रोमैटोफोर। लेकिन ये सभी में नहीं होगा, तो ये पॉइंट टिक करिएगा। इन सम लिखा है, कुछ प्रोकैरियोट जैसे, जैसे क्या, साइनोबैक्टीरिया, एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाया जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म की तरफ, नाम क्या है उसका, क्रोमैटोफोर है, और जिसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बारे में, और पिलाई और फिम्बरी के बारे में। बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला सवाल ये है कि एक ऑप्शन है, हो सकता है कि बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हो, और हो सकता है कि बैक्टीरिया मोटाइल हो। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल अगर होगा, अगर नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट होगा, और अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, वो डिपेंड करेगा बैक्टीरिया मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। ठीक है, दूसरी खास बात है, मान लेते मोटाइल है, मान लेते फ्लैजिला है, तो जो फ्लैजिला है वो वास्तव में क्या है, तो ये लाइन टिक करके रखेंगे आप, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है,
थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ, ये सेल वाल है बेटा, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अभी हम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला भी, सॉरी यूकैरियोटिक फ्लैजिला भी पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन से निकलता है और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला सेल वाल से निकलता है। ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और इसमें फ्लैजिला ऐसे बनता है, तो इसमें 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं फ्लैजिला में। बैक्टीरिया के फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी, एक होता है हुक और एक होता है फिलामेंट। क्या होता है, किसी बैक्टीरियल फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट होता है, और यही लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और यही प्रोजेक्टेड आउट रहता है। ठीक है। किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला का नंबर है और फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है ये वेरिएबल होता है। ये याद रखिएगा। वेरिएबल का मतलब ये है कि सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला एक नंबर में नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग नंबर होगा और अरेंजमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। तो फ्लैजिला के बारे में इतने क्वेश्चन हैं। दूसरा है पिलाई एंड फिम्बरी। पिलाई एंड फिम्बरी। अगर हम पिलाई और फिम्बरी की बात करें तो याद रखेंगे ये भी सरफेस स्ट्रक्चर हैं। एक क्वेश्चन, लेकिन डू नॉट प्ले रोल इन किसमें, मोटेलिटी। इनका मोटेलिटी में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। इसमें से अगर हम सिर्फ पिलाई की बात करें तो क्या होते हैं, तो याद रखेंगे, मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो यहाँ टिब्यूलर एक्सटेंशन होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं। तो ये क्या है, तो कहेंगे टिब्यूलर एक्सटेंशन मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। कौन सी, पिलिन। पिलिन नाम की एक स्पेशल प्रोटीन होती है आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन ये हेल्प किस में करता है, हेल्प इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो वो कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी पिलाई के बारे में इतना हुआ है। अब फिम्बरी की बात करते हैं। अगर हम फिम्बरी की बात करें तो ये ब्रिस्टिल लाइक होते हैं। ये ब्रिस्टिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्प्राउट आउट होते हैं, स्प्राउटिंग आउट फ्रॉम सेल। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होंगे ये क्या होंगे, तो कहेंगे ये ब्रिस्टिल है। एक बात, किसमें रोल नहीं है, नॉट रोल इन मोटेलिटी। फिर भी क्या करते हैं, तो याद रखेंगे हेल्प अटैच बैक्टीरिया टू, किससे, तो बैक्टीरिया को किससे अटैच करेगा, तो या तो टू रॉक इन स्ट्रीम, अगर पानी बह रहा है चट्टान से चिपकना है तो मदद करेंगे, या होस्ट टिश्यू। याद रखेंगे
बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अटैच करने के लिए नहीं होता है, बैक्टीरिया को रॉक से या बैक्टीरिया को किसी होस्ट टिश्यू से अटैच करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो लिखा है बैक्टीरिया सेल हो सकता है मोटाइल हो सकता है नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल होगी तो फ्लैजिला होगा ही नहीं, लेकिन अगर मोटाइल होगा तो फिर इसमें क्या होगा, फ्लैजिला। और फ्लैजिला क्या है, तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है। कहाँ से, तो याद रखेंगे सेल वॉल से। बैक्टीरिया शो करता है रेंज, वेरिएशन है उसके नंबर में भी और उसके अरेंजमेंट में ही। बैक्टीरियल फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक हुक होता है और एक बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है वही क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है और यही एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस है। फ्लैजिला के अतिरिक्त पिलाई और फिम्ब्री भी क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर हैं। लेकिन ये लाइन टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट प्ले रोल इन मोर्टेलिटी, इनका मोर्टेलिटी में कोई रोल नहीं होता है। डू नॉट प्ले रोल इन मोर्टेलिटी। पिलाई क्या है, इलांगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हैं जो बने होते हैं किसके, स्पेशल प्रोटीन। जबकि फिम्ब्री की अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे होते हैं, ब्रिसिल लाइक स्ट्रक्चर फाइबर होते हैं और कहाँ से निकलते हैं, सेल से। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में ये काम आते हैं किसमें, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू किसको, रॉक इन स्ट्रीम, और किस में, या तो किससे मदद करते हैं अटैच होने में, होस्ट के टिश्यू से। ठीक है, अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। पहला सवाल ये है कि राइबोसोम वो स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एक क्वेश्चन। दूसरा, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो मान लेते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है उसी से अटैच, सेल मेम्ब्रेन से अटैच के अलावा साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे। तो कहाँ पाए जाते हैं, तो पहला सवाल तो यही याद रखोगे, फाउंड अटैच विद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी होता है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं लेकिन साइटोप्लाज्म में भी होता है। ठीक, दूसरा इसकी जो साइज की बात करेंगे तो 15 टू 20 नैनोमीटर, याद रखिएगा ये नैनोमीटर में साइज डाटा है, किसमें नहीं है, माइक्रोमीटर में नहीं है। तीसरा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में अंतर होता है क्या। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S होता है, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S होता है। एस क्या होता है वो अभी आगे देखेंगे। इसमें जो छोटी यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट, इसमें जो छोटी यूनिट होती है वो 30S और जो बड़ी यूनिट होती है वो 50S। अब आप सोच रहे होंगे कि 30-50 जोड़ के तो 80 होता है लेकिन 70 कैसे, तो वो हम राइबोसोम जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। वैसे इसकी भी 2 यूनिट होती हैं,
स्मॉलर यूनिट इसकी और लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट इसकी होती है 40s और लार्जर यूनिट होती है 60s। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है, चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, राइबोसोम का तो एक ही काम होता है, क्या? प्रोटीन की सिंथेसिस। अब प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या रोल होता है वो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, बस प्रोकैरियोट में बहुत एक स्पेशल बात है। इन प्रोकैरियोट क्या स्पेशल जरा देखो, तो होता ये है कि मान लेते हैं कि ये mRNA है और इस mRNA से बहुत सारे राइबोसोम mRNA पर मेनी राइबोसोम एक साथ अटैच हो जाते हैं और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो ये क्या है तो कहोगे मेनी राइबोसोम, मेनी राइबोसोम अटैच ओवर mRNA। और इसका काम भी क्या है? काम वही है, काम में कोई चेंज नहीं है। फॉर ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू क्या? प्रोटीन ही तो बनाओगे और कुछ थोड़े करोगे, तो काम इनका भी प्रोटीन। ये प्रोकैरियोट की पहचान है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का पाया जाना प्रोकैरियोट की पहचान है, यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। इस पर्टिकुलर हेडिंग की आखिरी जो सेक्शन है वो है इंक्लूजन बॉडी। क्या है ये देख लीजिए। पहला सवाल ये याद रखिएगा कि किसी भी प्रोकैरियोट में या बैक्टीरिया में जो स्टोर्ड मटेरियल है या रिजर्व मटेरियल है, जो रिजर्व मटेरियल है, रिजर्व मटेरियल वो कहाँ स्टोर होता है? तो ये याद रखेंगे, ये साइटोप्लाज्म में। कहाँ स्टोर होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में। एक क्वेश्चन। दूसरा, कैसे एज इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। एक क्वेश्चन तो ये है, किसी पर्टिकुलर प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में रिजर्व मटेरियल कहाँ स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म में। और किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आंसर देंगे इंक्लूजन बॉडी। वापस आइए, इंक्लूजन बॉडी की खास बात यह है कि नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कैसे याद रखोगे? तो भैया जब बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है तो ये कैसे मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाएगा? तो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। दूसरा, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल।
तो फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल ये सब के सब क्या हैं? तो आंसर देंगे इंक्लूजन बॉडी है। ये क्या है? रिजर्व मटेरियल है। कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। किस फॉर्म में है? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में है। नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन और लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म। चलो इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो कहोगे एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन हाँ साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। साइज की बात करें तो 15 to 20 नैनोमीटर होता है। इसमें 2 यूनिट होती हैं, 50s और 30s, जोड़ के क्या हो जाएगा? 70s, और इसी को कहोगे क्या? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम वो जगह है जहाँ क्या बनेगी? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं सिंगल एमआरएनए पर, और क्या बनती है? चेन ऑफ राइबोसोम बनती है, और चेन का नाम पॉलीराइबोसोम या इसी का नाम पॉलीसोम होता है। लेकिन चाहे राइबोसोम फ्री हो और चाहे पॉलीसोम वाला हो, काम एक ही करता है, ट्रांसलेट करता है एमआरएनए को किसमें? प्रोटीन के फॉर्म में। प्रोकैरियोटिक की आखिरी हेडिंग इंक्लूजन बॉडी। सब क्वेश्चन जितना पूरा का पूरा पैराग्राफ नीट में आ चुका है। रिजर्व मटेरियल किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। कहाँ स्टोर होता है? तो कहोगे साइटोप्लाज्म में। किस फॉर्म में होता है? तो कहोगे इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। क्या है? नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, नीट में आया हुआ है। लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्म, और एग्जाम्पल फास्फेट ग्रेन्यूल है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल है और ग्लाइकोजन। एक स्पेशल बात लिखी हुई है, गैस वैक्यूल पाई जाती है किसमें? अंडरलाइन करिए, ब्लू ग्रीन और क्या? पर्पल और क्या? ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फिर से लेते हैं, गैस वैक्यूल किसमें किसमें है? तो ब्लू ग्रीन है, पर्पल है और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आज हम लोगों ने पूरी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम आपको क्या पढ़ाएंगे? यूकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक एक लेक्चर, जितने भी लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे वो सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करते रहेंगे। आज के लेक्चर में उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, बाय बाय बच्चों।